रायरंगपुर नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वो मंदिर के बाहर फूल बेचा करते थे। बेचारे पति पत्नी दोनों मेहनत करके घर चलाते थे। उनका इकलौता बेटा रमेश मगर बहुत आलसी था। काम का नाम लेते ही वो पलंग से उठता नहीं था। दोपहर के 12 बजे तक सोता था। 12 बजे उठकर चाय पानी नाश्ता करके फिर से सो जाता था। फिर शाम को उठकर दोस्तों के साथ देर रात तक आवारागर्दी करके घूमता था। उसका लक्षण देखकर माँ बाप दोनों परेशान होते थे। बाप अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी को बेटे को डांटने के लिए मना करता था। बहुत पूजा पाठ करने के बाद आखिर में जाकर ये लड़का पैदा हुआ, इसलिए हद से ज्यादा प्यार करता था। लेकिन शारदा को बेटे के ऊपर बहुत गुस्सा आता था। उसके बेटे की उम्र के लड़के काम काज करके घर बसा लिए। जिंदगी में क्या करेगा उसका कोई लक्ष्य भी नहीं था। ये बात लेकर माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोए हुए अपने बेटे को उठाकर डंडे से खूब पीटा और मार मार कर बेटे को उठाती है और गुस्से में बोलती है, नालायक, शर्म नहीं आती? दोपहर के 12 बजे तक सो रहा है। तेरी उम्र के लड़के देख, काम धंधा करके घर चला रहे और तू है कि पलंग पे टांग फैला के सोया है। शर्म नहीं आती? तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए, फिर भी वो मेहनत कर रहे। उनकी वजह से ही तू बिगड़ गया है। वो अगर तुझे सर पे चढ़ा के नहीं रखते तो ये नौबत ही नहीं आती। आज के बाद तू दोपहर के 12 बजे तक सोते हुए दिखाई दिया तो तुझे धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। चल उठ, काम पे चल। रमेश माँ की बात को मजाक में उड़ा दिया और वो हंसते हुए बोला, अरे ओ माँ, तुम मारती हो तो मुझे गुदगुदी होती है और तुम डराती हो तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्यों बेकार में अपना दिमाग खराब कर रही हो? तुम चाहे लाख मुझे मना लो, मैं तो सुधरने वाला नहीं हूँ। तू डांट डांट के थक जाएगी पर मुझ में कोई बदलाव नहीं आएगा। मुझे भाग दौड़ भरी जिंदगी पसंद नहीं है माँ। मैं तेज दौड़ सकता हूँ और मुझे इस दुनिया में सबसे तेज भागना है और मुझे सबको हराना है। तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी माँ। जाओ, मुझे परेशान मत करो, मैं सोता हूँ। मैं सपने में खुद को दौड़ते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होता हूँ। तुम अभी जाओ, जाकर अपना काम संभालो, फूल बेचो, पैसा कमाओ, घर संभालो, मुझे खाना खिलाओ। आगे जाकर मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। मेरी तुम चिंता मत करो माँ। बेटे की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और सोचते हुए काम पर गई। काम पर जाकर अपने पति से सब कुछ बताई। तब प्रसाद उसे समझाते हुए कहा, शारदा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मेरा बेटा एक दिन हम सबका नाम रोशन करेगा। उसमें बहुत कुछ जुनून छुपा है, पर उस जुनून को बाहर निकालने वाला चाहिए। मुझे लगता है उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से कर देना चाहिए। शादी करेगा तो वो सुधर जाएगा। बीवी आकर अच्छे अच्छे को बदल दिया है तो ये क्या चीज है? शादी से पहले मैं भी तो ऐसा ही था, निकम्मा और नालायक था। पर तुमसे शादी करने के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ ना। वो भी बदल जाएगा। वो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। अब तुम चिंता छोड़ो, काम में लग जाओ। शारदा को प्रसाद की बात पसंद और वो अगले ही दिन से लड़की ढूंढने में लग गई। शारदा और प्रसाद दोनों मार्केट में बहुत अच्छा नाम कमाए। वो फूल बेचने के साथ साथ लोक कल्याण के काम में भी लगे रहते थे। जरूरतमंद लोगों को मदद करते थे। ऐसा नहीं कि वो बहुत पैसे वाले थे, पर दिल के बहुत अच्छे थे। महीने में एक बार अन्नदान रखना और गरीब लोगों को खाना खिलाना और जरूरतमंद लोगों को पैसा देना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, ऐसे कई अच्छे काम वो दोनों पति पत्नी करते थे। इसके लिए उस गांव में उनका बहुत इज्जत था। एक दिन शारदा की नजर सामने की दुकान वाले रघुवीर की बेटी अनामिका के ऊपर गिरी। वो बहुत सुंदर, सुशील और ठीक उन्हीं की तरह दयालु भी थी। पूजा पाठ करना, मंदिर में साफ सफाई के काम में हाथ बटाना, ये सब दिल से करती थी। शारदा को अनामिका भाग गई तो वो जाकर रघुवीर के पास पहुंच गई। रघुवीर से शारदा पूछी, भाई साहब, आप बुरा ना मानेंगे तो आपसे एक बात पूछूं? सवाल पूछने के लिए बुरा मानने की क्या जरूरत है बहन? बेझिझक पूछो। मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है। क्या आप उसके लिए रिश्ता देख रहे? नहीं बहन, अब तक तो मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया और तुमने मेरे दिमाग में ये ख्याल अब भर दिया। जरूर सोचूंगा। अगर आप बुरा ना मानेंगे तो आपकी बेटी हमारे घर आ सकती है क्या? मेरा मतलब है, मेरा बेटा रमेश है, क्या उसके साथ आपकी बेटी की शादी करवाएंगे? हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी विदा कर दीजिए। बहू के जैसा नहीं देखूंगी, बेटी के जैसा देखूंगी उसे। बहन, आप मेरे मुंह की बात निकाल दिए। मैं खुद आपसे पूछने वाला था कि आपका बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा क्या। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे अच्छे लोगों के घर मेरी बेटी जाएगी तो वो सदा खुश रहेगी। ये बात सुनकर शारदा खुशी से झूम उठी और वो अपने पति के पास जाकर सारी बात बताई।
प्रसाद भी खुश हुआ। रमेश के पास जाकर जब रिश्ते के बारे में बताए तो पहले पहले तो उसने मना कर दिया, पर बाद में अनामिका का नाम सुनते ही वो हाँ बोल दिया, क्योंकि वो अनामिका को बचपन से पसंद करता था। वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जैसे निकम्मे के साथ अनामिका कभी शादी करेगी। रमेश और अनामिका की शादी धूमधाम से हुई। अब अनामिका को रमेश के बारे में सब कुछ पता था। वो आलसी और निकम्मा ये बात भी उसे मालूम था, इसलिए अनामिका ने उसे बदलने के लिए एक चाल चलाया। शादी होने के अगले दिन ही वो अपनी सासू माँ के पास जाकर बोली, सासू माँ, मैं आपसे बात कर सकती हूँ क्या? बोलो बेटी, क्या बोलना चाहती हो? मैं जो भी बात करूँगी आप गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ उसमें हम सबकी भलाई है। मुझे पता है रमेश मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। बचपन से ही रमेश मुझे बहुत पसंद करता था, यह बात मुझे मालूम थी और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, पर हम दोनों में कभी बात नहीं हुई। रमेश बहुत ही अच्छा इंसान है, पर उसके अंदर क्या हुनर है उसको खुद को नहीं मालूम है। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा तब तक मैं उसे अपने पास नहीं आने दूंगी। मतलब आप समझ गई ना? किसी भी इंसान को बदलना है तो यही तरकीब काम आता है। रमेश को घर में दिन भर सोते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं उसे बदलूंगी और दुनिया के सामने सर उठाकर जीने के लिए दिशा दिखाऊंगी। अनामिका की बात सुनकर शारदा भी खुश हुई और वो उससे बोली, बेटी, तुम एकदम से ठीक बोल रही हो। उस नालायक को बदलने के लिए हमें नालायक बनना होगा और तुमने सही दिशा को चुना है। प्यार और मोह से बढ़कर खिंचाव कुछ नहीं होता इस दुनिया में। उसके आड़ में आकर हम औरतें कुछ भी हासिल कर सकती है। जब तक वो सुधर ना जाए तुम उसको अपने करीब मत आने देना, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। रमेश अनामिका के पास जाने के लिए तड़पता है, पर अनामिका उसे छूने भी नहीं देती है। अगर रमेश जाकर उसे छूता भी है तो गुस्सा करती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है, नहीं तो जोर जोर से रोती है। उसका रोना देखकर आजू बाजू वाले सब लोग भागकर आ जाते थे। रमेश ने ये ठान लिया कि उसे छूने से अच्छा चुपचाप बैठे रहो, वही भला है। वो उसे छूता भी नहीं था, लेकिन एक दिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और जाकर अनामिका से बोला, अनामिका, तुम सच बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में और कोई लड़का है या फिर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, या हमारी शादी जोर जबरदस्ती से की गई है? तुम मुझे अपने पास आने नहीं देने का कारण क्या है? कोई भी लड़की अपने पति को अपने पास नहीं आने देती है तो उसकी वजह तो दो होता है। एक वजह ये हो सकता है कि वो किसी से प्यार करती है, वरना वो अपने मायके वालों को भूल नहीं पाती। आज अगर तुम मुझे कारण नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। अनामिका अब बुरी तरह से फंस गई और वो रमेश के सामने सच बताई। ऐसी कोई बात नहीं है जी, मेरी जिंदगी में और कोई लड़का नहीं है। मैं बचपन से ही आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन आपकी आदतों और हरकतों से नहीं। मुझे निकम्मे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह सुबह उठकर अपने काम पे जाने वाले लोग, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देने वाले लोग ही मुझे पसंद है। आप इतने हट्टे कट्टे हो, आपको इस तरह से निकम्मों की तरह देखकर मुझे बुरा लगता है। मैं सुबह में 3 बजे उठती हूँ, नहा धोकर मंदिर की साफ सफाई करती हूँ और अपने पिता की सेवा में लग जाती हूँ, क्योंकि वही मेरा काम है। शादी होने के बाद भी मैं रोज अपने पिताजी के दुकान पे जाकर उनकी मदद करती हूँ। आप क्या चाहते हैं वो मुझे बताइए। जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे तब तक मैं आपको अपने पास नहीं आने दूंगी, ये मेरा वादा रहा। रमेश को अब पूरी बात समझ में आ गई और वो अगले ही दिन से अनामिका के साथ सुबह 3 बजे उठने लगा और सुबह उठकर वो भाग दौड़ करने लगा। उसके साथ साथ अनामिका भी उसके साथ जॉगिंग करने लगी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसको मालूम पड़ा कि वो तेज रफ्तार भाग सकता है। उसके अंदर भागने की कला बहुत ज्यादा है, पर वो उस कला को कभी समझ नहीं पाया। अनामिका रोज उसके साथ मैदान जाती थी और उसे भागते हुए देखकर वीडियो निकालती थी। 200 मीटर वो सिर्फ 6 सेकंड में भाग लेता था। वो देखकर अनामिका चौंक गई और वो जिस वीडियो को निकाली उस वीडियो को यूट्यूब में छोड़ दी और वो वीडियो कुछ ही दिनों में पॉपुलर हो गया। स्पोर्ट्स क्लब वाले भागते हुए रमेश के पास आ गए और उसे अगले ओलंपिक्स की तैयारी के लिए स्पॉन्सरशिप देने के लिए भी तैयार हुए। देखते ही देखते रमेश अपने उस हुनर से दुनिया भर में मशहूर हो गया और उसे स्पोर्ट्स कोटा के तहत पुलिस की नौकरी भी मिल गई। अनामिका बहुत खुश हुई। वर्दी पहनकर वो जब घर पर आया, माँ बाप दोनों की आंखों में से आंसू निकले और अनामिका जाकर उसके पैरों में गिरी। रमेश तब अनामिका को उठाकर गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, पगली, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं बल्कि दिल में है। अगर तुम नहीं होती तो आज मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब तो मुझे अपना लो। इतना कहने के बाद अनामिका रमेश को जोर से गले लगाई और उनके सांसारिक जीवन में सुधार आया। उस दिन के बाद वो हंसी खुशी रहने लगे और आने वाले ओलंपिक्स में रमेश ने एथलीट में भाग लिया और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता
और देश का नाम रोशन किया। माधापुर नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहते थे। शारदा प्रसाद दोनों दिल के बहुत अच्छे थे। गरीब थे पर अपने बेटे रमेश को गरीब होने का एहसास कभी नहीं दिलाए। पर रमेश हमेशा मन में पैसों का लालच लेकर चलता था। उसको अमीर लड़कों के साथ घूमने का बहुत मजा आता था। जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती थी, पर अमीर जादों के साथ घूमते वक्त खुद को अमीर महसूस करता था और उनके सामने डींगे मारने के लिए खुद को अमीर जैसा बर्ताव करता था। कुछ दिनों के बाद उन अमीर लड़कों को रमेश के बारे में पता लग गया, तो वो लोग एक दिन उसे एक बड़े पार्टी में बुलाने के चक्कर में एक बहुत बड़े पब में बुलाए। तब रमेश लॉन्ड्री से किराए कपड़े लेकर सज धज कर पब में आया। सारे अमीर लड़के और लड़कियां रमेश की ओर देखकर हंसने लगे और उनमें से एक लड़का माइक लेकर अनाउंस किया, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी बात गौर से सुनिए। आज जो इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उस इवेंट का जितना भी खर्चा होगा वो पूरा हमारा अमीर बाप के इकलौता बेटा रमेश उठाएगा। इतने दिनों से हमारे पास से वो सिर्फ पार्टियां के ऊपर पार्टियां लेता गया, तो उन सारे पार्टियों का हिसाब आज ये देने वाला है। लेट्स ए बिग अप्लॉज टू माय आइकॉन फ्रेंड रमेश। उस लड़के के अनाउंसमेंट सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। सभी लोग तालियां बजाते हुए रमेश रमेश कहकर पुकारने लगे। रमेश का चेहरा फीका पड़ गया। उसको अब करना क्या है पता नहीं चला। वो पसीना पसीना हो गया। वहां पर मौजूद सभी लड़के लड़कियों के बीच खुद को छोटा महसूस करने लगा। रमेश की हालत रोने जैसी हो गई। उसको अब एक ही बात सूझी। वो तय कर लिया कि सबके सामने घुटने टेक के सच्चाई का बयां करेगा और माफी मांगेगा। उसने उस लड़के के हाथ से माइक लिया और घुटनों के ऊपर बैठकर माइक में कहा, आप मुझे जिस तरह सोचते हैं मैं वैसा नहीं हूँ। मैं कोई मल्टी मिलियनर या बिलियनर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल साधारण घर से बिलोंग करता हूँ। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब हैं, पर उन्होंने कभी मुझे गरीब होने का एहसास नहीं दिलाया। इसलिए मैं आप अमीर लोगों के साथ घूमने फिरने लगा, आप लोगों के जैसा बर्ताव करने लगा, आप लोगों के जैसा जीवन बिताने की कोशिश किया। आप लोगों को उल्लू बनाकर आज तक मैं आप लोगों से लूटता रहा। इतने बड़े इवेंट में एक बियर पीने की औकात भी मेरी नहीं है। पूरे इवेंट का खर्चा कहाँ से उठा पाऊंगा? मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आप माफ कर देंगे तो मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। उसकी बात सुनकर उन लड़कों में से एक लड़का आकर घुटने पर बैठा हुआ रमेश को लात मारा। रमेश नीचे गिर गया और वो लड़का रमेश है। क्यों बे गली के गंदी नाली के कीड़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोगों के साथ दोस्ती कर बैठा। तू हमारी जूती साफ करने का भी लायक नहीं है और हमारे साथ बैठकर खाया पिया और रंगरलियां मनाया। तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगा बेटा। ऑल गाइस कम हियर। ये चीटर आज हमारे सबके जूते चाटेगा और हम सबके हाथों से मार खाकर यहाँ से जाएगा। रमेश अपना सर झुकाते हुए सब लड़कों और लड़कियों की जूते चाटने लगा और बाद में सबके हाथों से मार खाया और उसे बाउंसर के हाथों पब से बाहर फेंक दिया गया। रमेश वो बदनामी सह नहीं पाया और वो रोते हुए घर वापस आया। माँ बाप को पता चल गया कि ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन बेटा हाथ से निकल जाएगा। माँ बाप तुरंत रमेश की शादी एक निहायती गरीब लड़की अनामिका से करवा देते हैं। रमेश को अनामिका बिल्कुल पसंद नहीं आती। शादी होने के बाद भी वो उसके पास नहीं जाता है। उसके मन में अब बदले की आग लगी होती है। वो किसी भी कीमत पर उन सब अमीर लड़कों के बीच सर उठाकर जीना चाहता है और उनकी बेइज्जती करने का मनसा रखता है। बेचारी अनामिका रमेश से बहुत प्यार करती है। अनामिका की वो हालत देखकर शारदा तरस खाती है और अपने बेटे से जाकर बात करती है। बेटा रमेश, क्या कमी है अनामिका में? वह दिखने के लिए बहुत सुंदर है, सुशील भी है, ऊपर से तुमसे बहुत प्यार भी करती है। बेचारी तुम्हारे लिए दिन रात तड़प रही है। वो तुम्हारा प्यार पाने के लिए तड़प रही है और तुम हो उसे घास तक नहीं डालते हो। बेटा, औरत को रुलाना बहुत बुरी बात है। वो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मेरी बात मानो बेटा, सुधर जाओ और अनामिका को अपना लो। क्या मैंने आपसे कहा था मुझे शादी करवा दो? मैंने तो कभी ये नहीं कहा गरीब लड़की से शादी करा दो। मैं एक डिप्रेशन मूड में था और आप लोग जबरन मेरी शादी उस मनहूस औरत के साथ करवा दिए। वो मेरी लायक कभी नहीं बन सकती। अगर आप बहू मानते हैं तो उसे मानिए, पर मैं उसे कभी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा।
अगर ऐसे ही जिद करेंगे तो ये घर छोड़कर निकल जाऊंगा। इतना कहकर रमेश वहां से निकल गया। ये सब देखकर शारदा की आंखों में आंसू आ गए और वो समझाने के चक्कर में जाकर अनामिका से, बहू तुम उसकी बात का बुरा मत मानो, वो थोड़ा गुस्से ले पर दिल का बहुत अच्छा है। थोड़ा मनमानी करता है पर जल्द ही सुधर जाएगा। धीरज धरो, वो तुम्हारे पास जरूर लौट आएगा, मेरे ऊपर यकीन करो। तब अनामिका अपने सास से, माँ जी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनकी राह जिंदगी भर देखूंगी, मरते दम तक उनसे प्यार करती रहूंगी। चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं उनके लिए सदा भगवान से प्रार्थना करूंगी, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। अनामिका इतना कहकर रोते हुए वहां से निकल जाती है। रमेश जोशना नाम की एक अमीर लड़की को पटा लेता है। जोशना का बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो जोशना से शादी करता है और वो उसको लेकर उसी पब में जाता है जहाँ पे वो बेइज्जत हुआ था। उस दिन वो पब का पूरा बिल वही भरता है। अब रमेश को पैसों का घमंड चढ़ जाता है। जोशना बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, वो अय्यासी में डूबी रहती है। जोशना के कहने पर रमेश अनामिका के पास आकर डिवोर्स की मांग करता है। अनामिका बिना कुछ बोले हंसते हुए साइन कर देती है। रमेश अनामिका से, देखो अनामिका, मेरी जिंदगी तुमसे पूरी अलग हो गई है। तुम चाहो तो किसी और के साथ शादी कर सकती हो, मैं तुम्हें ना रोकूंगा ना टोकूंगा। कितने दिन तुम ऐसी कुंवारी बनकर रहोगे? तुम्हें भी तो कोई साथी चाहिए। मैंने तुम्हें आजादी दे दी है, जाओ जाकर दूसरी शादी कर लो और आराम की जिंदगी जियो। शादी आपके लिए खेल हो सकता है, मेरे लिए नहीं। आपकी खुशी के लिए मैंने आपको डिवोर्स दिया है, पर मेरे लिए आप मेरे पति ही रहेंगे। मैं मरते दम तक आपसे प्यार करती रहूंगी और मरते दम तक आपका इंतजार करूंगी, पर आपकी खुशी के बीच कभी नहीं आऊंगी। मैं यही आपके माँ जी बापू जी के साथ रहूंगी। आपको आपकी नई जिंदगी मुबारक हो। अनामिका की बात सुनकर रमेश हंसते हुए निकल गया। दिन बीतते गए। जोशना का बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। वो रमेश को बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। एक तरह से रमेश उसके घर में घर जमाई कम नौकर ज्यादा बन गया। जोशना अपने सारे दोस्तों को घर पर बुलाकर दिन रात पीती रहती थी। कुछ दिन के बाद रमेश की हालत ऐसी हो गई, पूरी तरह से उसे घर का नौकर बना दिए। एक दिन रमेश को जोशना के ऊपर गुस्सा आया और वो बर्दाश्त के बाहर होकर जोशना के ऊपर हाथ उठाया। जोशना का बाप अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाते देख अपने घर के सारे नौकरों से रमेश की खूब पिटाई की। तब जोशना रमेश के मुंह पर लात मारते हुए बोली, गंदी नाली के कीड़े, तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पे हाथ उठाया। तुझ जैसे फटीचर लोगों को घर में घुसने ही नहीं देना था, वो मेरी गलती है। मेरे घर के नौकरों की भी हैसियत नहीं है तेरी। मैं तुझ पे थूकती हूँ, दफा हो जा मेरे नजरों से। आज के बाद मुझे दिखाई दिया तो तेरी जान ले लूंगी। जोशना अपने नौकरों के ओर देखकर, ए सुनो, इस कमीनी को घर से बाहर निकाल दो। आज के बाद ये हमारे घर के आसपास भी दिखाई दिया तो इसे गोली मार दो। उस घर के नौकर सारे रमेश को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिए। रमेश फटे कपड़ों में खून से लथपथ होकर वापस फिर से घर लौट आया। वो पहले जाकर अपने माँ बाप के पैर में गिरा और रोते हुए अपनी माँ को गले लगाया और रोते हुए अपनी माँ से, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी। मैं आपकी बात मानता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज मुझे पता चला जितनी अपनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। माँ, अनामिका है या चली गई? तब अनामिका घर के अंदर से आए और वो अपने पति के पैर में गिरी। रमेश अनामिका को उठाकर गले लगाया और रोते हुए अनामिका से माफी मांगा। अनामिका, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने गटर को तुलसी समझा और तुलसी को गटर। आज के बाद मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, हो सके तो मुझे माफ कर देना अनामिका। मुझे यकीन था आप जरूर लौट आएंगे। वो कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को लौट आएगा, वही सच हुआ। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अनामिका और रमेश दोनों गले लगाए। उस दिन के बाद उनके घर खुशहाली ही खुशहाली थी। रमेश ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली और घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पे उठाया। ठीक 1 साल के बाद उनके यहाँ सुंदर सा बालक पैदा हुआ और उन्होंने उस बालक का नाम वेंकटेश रखा और पूरे गांव वालों को बुला